तो जीतू भाई, ये हमारा बातचीत का दूसरा चरण है, जिसमें हम ये जानना चाहेंगे कि जो अभी फ़िलहाल करंट एक्टिविटीज़ हैं ओशो मेडिटेशन को लेकर के आपकी तरफ से जो हो रही हैं, और कौन कौन लोग आपके पास जमा हो रहे हैं, लगातार मेडिटेशन आप कंडक्ट कर रहे हैं, घर पर भी, ऑफिस में भी, हॉल भी आपने लिया हुआ है, बाहर भी आप जाते हैं, तो वो सब एक्टिविटीज़ के बारे में हम थोड़ा ब्रीफ कीजिए, बताइएगा। अभी बाय एंड बाय ऐसा होने लगा कि लोग आने लगे और धीरे धीरे बढ़ने लगे। ऐसा तो हम लोग ने खाली मैंने और मेरी मिसेस ने चालू किया था ध्यान करने का घर में। अच्छा। फिर थोड़े फ्रेंड आए, थोड़े रिलेटिव आए, फिर धीरे 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 लोगों को पता चलना, एक दूसरा तीसरों को लेके आए। ऐसा करके आज करीब करीब 140 मेंबर हो गए हम लोग। ओह ग्रेट। और ऑफकोर्स हर टाइम 140 हाजिर नहीं रहते, लेकिन 40-50 तक आते जाते रहते। और अभी हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें 2 मेन एक्टिविटी है। एक तो हम लोग एक ध्यान करते हैं सबसे पहले, जिसमें ज्यादा करके जाज़ेन करते हैं। और उसके बाद जाज़ेन क्या होता है? जाज़ेन एक ध्यान का मेथड है जो ज़ेन लोगों ने डेवलप किया है। अच्छा। और ओशो ने सिखाया है। वो मेथड बहुत ही इफेक्टिव है। अच्छा। उसमें हम लोग बैठते हैं और संगीत सुनते हैं, और कभी कभी बीच में ओशो का वाणी भी सुनते हैं। खाली वो ध्यान ऐसा है कि उसमें हम लोग को एकदम रिलैक्स होकर बैठने का है, पूरा कंफर्टेबल होकर बैठने का है, और पूरा अपनी बॉडी में फैल के बैठने का है, जैसे मैं पूरा अपनी बॉडी में हूँ ऐसा पूरा फैल जाने का। और बाद में कोई मूवमेंट नहीं करना होता, एकदम स्टेच्यू होकर बैठना पड़ता है। लेकिन पहले से ही कंफर्टेबल होकर बैठने का है, एकदम शिथिल होके, रिलैक्स होके, और कोई भी मसल खींचा हुआ, कुछ भी तना हुआ नहीं चाहिए, और इसी तरह बैठने का। लेकिन एक बार बैठ गए और ध्यान चालू हो गया, फिर अप टू 60 मिनट कोई भी मूवमेंट अलाउड नहीं है। 60 मिनट? 1 घंटा? 1 घंटा में बीच बीच में म्यूजिक चलता है, कभी बीच में साइलेंस भी होता है, और कभी बीच में ओशो वाणी भी रहता है। और हम लोग बिल्कुल स्टिल बैठना पड़ता है, और वो स्टिल बैठने से एक टाइप का एनर्जी डेवलप होता है। कितने लोग सफल हो पाते हैं इसमें 60 मिनट तक शांत बैठने? करीब 75-80 लोग तो सफल हो पाते हैं। इतना स्टिल हो जाके बैठने का है, इवन गले से तुम भी नहीं उतारने का है। अरे लेकिन होता है। अच्छा। क्योंकि क्या एक बार अगर आदमी को पता चल गया है कि अगर वो रिलैक्स हो सकता है, रिलैक्स होकर बैठ सकता है, तो बहुत आसान है। नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग किधर भी इवन सामान्य खाना खाने के लिए बैठते हैं, इवन फ्रेंड के साथ भी कोई होटल में, रेस्टोरेंट में बैठते हैं, तो भी हमारा मसल कोई ना कोई खींचा रहता है, अननेसेसरी, जरूर नहीं है, लेकिन एक आदत है। मच्छर काटने लगता है, मक्खी बैठती है, वो सब। हाँ, वो होता कुछ नहीं होता कुछ नहीं। लेकिन क्या है कि जैसे ही नक्की किया, वो मक्खी अपने आप आ जाती है। लोगों की संकल्प शक्ति को का परीक्षा होती है। और एक बार अगर बैठ गया और एक बार एनर्जी क्रिएट हो गया, तो उसमें बहुत मजा आता है। बहुत ही मजा आता है, वो ध्यान बहुत ही इफेक्टिव है। मैंने खुद महसूस किया जब आज आपका मेडिटेशन चल रहा था। व्हेन आई एंटर्ड योर रूम, आई फेल्ट विदिन आई थिंक मिनट्स आई वेंट इनटू अ डीप मेडिटेशन। और दूसरा क्या है कि हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग सब साथ में ही ध्यान करते हैं। कोई इंस्ट्रक्टर अलग है, वो सिखाता है, समझाता है, ऐसा जरूर भी नहीं है। क्योंकि क्या है कि ध्यान में एक बार पता चल गया कि क्या ध्यान है, फिर कुछ सिखाने का जरूर नहीं रहता है। इट इज जस्ट कन्वर्सेशन होता है। और इधर क्या है कि कोई लेक्चरबाजी नहीं है, कोई वाद विवाद नहीं है, कि कोई किसी का कोई अपना खुद का थॉट्स प्रोड्यूस करने की प्रोसेस नहीं है। दूसरा कोई गुरु बनने का वो नहीं है। दूसरा क्या है कि मैंने देखा है कई जगह पे जहाँ मेडिटेशन चलता है, कई दूसरे लोग भी कंडक्ट कर रहे हैं आजकल, शिविर भी कर रहे हैं, जैसे हम लोग भी कर रहे हैं। वो लोग काफी चीज अपना बोलने लगते हैं। अपना इजाद किया हुआ है उन्होंने, मतलब उनको लगता है कि आज के टाइम के हिसाब से आज मॉडिफाई किया है, ऐसा उनका कहना होता है।
नहीं, उसमें क्या होता है मैं आपको बताऊं कि हम लोग का ऐसा जमाना है कि ओरिजिनल फॉर्म में अवेलेबल है, ऑथेंटिक। अभी कोई आदमी जाके ओशो के बारे में बोलने लगे या ओशो जो बोलता है वही रिपीट करने लगे, तो उसका क्या मतलब है? जब ओशो का ओरिजिनल अवेलेबल है ऑडियो में, वीडियो में, तो फिर ओशो का बातचीत रिपीट करके क्या फायदा? अगर कोई, हम लोग तो यहाँ तक कोशिश करते हैं कि कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो भी ओशो का कैसेट मैट्रिक्स से या सीडी में से निकाल के उसको सुनाते हैं कि भी ओरिजिनल सुन तू, मैं बोलूंगा तो उसमें कुछ और आ जाएगा, और कलर आ जाएगा। इसलिए मैंने देखा है कि कई लोग मेरे पास जो आते हैं मेरे शिविर में बाद में, वो लोग हमको बोलते हैं कि भाई फला फला स्वामी इतना बोलते हैं हम लोग बोर हो जाते हैं। मैं बोला बोलने का जरूरी क्या है जब ओरिजिनल अवेलेबल है, और गुरुजीएफ का भी ओरिजिनल अवेलेबल, कृष्णमूर्ति का भी ओरिजिनल अवेलेबल, सब ऑडियो वीडियो में, फिर हमको बोलने का जरूर क्या है? फिर भी समझो कोई कुछ पूछे और बताए शॉर्ट में, वो अलग बात है। लेकिन मैंने देखा है कि ओशो का कई शिविर में जो कंडक्टर रहते हैं वो घंटे भर लेक्चर देने लगते हैं। आपको आदमी का नेचर है जी। अच्छा जीतू भाई, जो अपने 100-150 लोगों का टीम है ये, जो कि दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जाएगा, तो इनको लेकर के क्या क्या, जैसे कि आपने बताया था थोड़ी देर पर, उसको जरा रिपीट चाहूँगा करना, क्या क्या एक्टिविटीज़ प्लान की हैं ताकि उनको मेडिटेशन में इंटेक्ट रखा जाए? इसमें क्या है कि पहले का जो टाइम था मेडिटेशन का, वो एक आदमी को बैठ के एक जगह पे करता था और शांत हो जाता था। लेकिन अभी कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है, अभी वो नहीं है। अभी लाइफ इतना स्ट्रेसफुल और स्ट्रेन हो गया लाइफ में, और इकोनॉमिकली और ऐसा लाइफ हो गया है कि सबको भागना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा, और वर्ल्डली एक्टिविटी में रहते ही मेडिटेटिव बनना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। तो गुरुजीएफ, ओशो और वो लोग ने कोई चीज छोड़ने का नहीं बोला है। वो बोला है कि जो कर रहे हैं और जो एक्सपीरियंस में से हम पसार हो रहे हैं वही एक्सपीरियंस हमको ध्यान से करने का है, अवेयरनेस के साथ करने का है। कोई चीज नौकरी करता है तो नौकरी करते रहे, बिजनेस करता है तो बिजनेस करते रहे, शादी में जाता है, किधर भी जाता है, अवेयर होके रहने का है। इस वर्ल्डली एक्टिविटी के साथ ध्यान करने का है, वो उन लोग का मोटा है। एक ही गुरुजीएफ थोड़ा और भी आगे बढ़ता है। अच्छा। वो बोलता है कि जो वर्ल्डली एक्टिविटी में जो सर्कमस्टेंसेस बनता है वो सर्कमस्टेंसेस खुद क्रिएट करके भी ध्यान में जाना जरूरी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ओशो बोलते हैं कि अगर आप मूवी देखने के लिए जाइए तो मूवी भी ध्यान से देखिए, अवेयरनेस से। हर काम को ध्यान बना लो, हर काम को ध्यान बना लो, हर काम के पीछे ध्यान लगा दो। तो गुरुजीएफ बोलता है कि ऐसा भी कर सकते हैं कि आप ग्रुप पूरा साथ में बैठ के मूवी देखे पर्पसफुली और अवेयर रहे। तो फिर जब भी वो ग्रुप के लोग अपने फैमिली के साथ मूवी में जाएंगे तो उनको अचानक याद आएगा कि मुझे तो अवेयरनेस के साथ देखने का है। क्योंकि वो बोलता है कि सिचुएशन क्रिएट करके भी हम लोग वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो गुरुजीएफ बोलता है कि खाने के टाइम अवेयर होना बराबर है, ओशो ने बोला वो भी बराबर है, और वो तो फैक्ट है कि सब में अवेयरनेस रखने का है। तो वो गुरुजीएफ बोलता है कि ऐसा सिस्टम क्रिएट करो, खास खाना बनाओ, खास बैठो खाने के लिए, अच्छा, और अवेयर रहो। ओके। तो क्या होएगा कि ग्रुप में आप लोग अवेयर रहेंगे एट द टाइम ऑफ डाइनिंग, कि चलो खाना खाते समय, फिर होटल में भी करो आप, ऐसा जरूरी नहीं कि घर में ही करो। तो वो टाइम आप अवेयर रहो। फिर जब इंडिविजुअल ग्रुप का कोई आदमी जब भी जाएगा होटल में अपने फैमिली के साथ, तो उसको अचानक याद आएगा अरे मुझे तो अवेयर होकर खाना खाने का है, और ही विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग अवेयरनेस। तो इस तरह जो हमारा ग्रुप है उसमें हम लोग ध्यान करते हैं। ध्यान के बाद गुरुजीएफ की जो सिस्टम है, मीटिंग सिस्टम, इस टाइप का मीटिंग भी करते हैं। उसमें हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कशन करते हैं। वो डिस्कशन अलग टाइप का रहता है, उसमें कोई वाद विवाद नहीं होता है, किसी को कुछ प्रूव करने का नहीं होता है, जो रिस्पॉन्स आता है वो बोलता है। और उसके बाद हम लोग गुरुजीएफ का मूवमेंट भी करते हैं। वो मूवमेंट में काफ़ी अवेयरनेस, अलर्टनेस बढ़ता है, और मूवमेंट इटसेल्फ इज वेरी इंटरेस्टिंग। कौन सा मूवमेंट है वो गुरुजीएफ मूवमेंट बोलते हैं। अच्छा। जिसमें ऐसा स्टेप रहता है कि बॉडी अवेयरनेस बहुत बढ़ता है।
और गुरजेब का कहने का ऐसा है कि जब तक बॉडी अवेयरनेस न हुए तब तक इमोशन में अवेयरनेस में जाना बड़ा मुश्किल है। ओके। और जब इमोशन में हम लोग अवेयर न रह सके वहाँ तक इंटेलेक्चुअल अवेयरनेस में तो और मुश्किल है। इसलिए उन्होंने एक सिस्टम सेट किया जिसमें सम सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज रहती है मूवमेंट में। वो मूवमेंट ऐसी रहती है कि अगर आप अवेयर अलर्ट है तो ही हो सकता है। अगर कोई भी स्टेप आपने मिस किया तो पता चलता है कि आप किधर और चले गए, डे ड्रीम में, विचार करने में, किधर भी और चले गए तो आप स्टेप मिस कर जाएंगे। वही टाइम आपको पता चल जाएगा कि आप ध्यान में है कि नहीं है। अगर आप अलर्ट है, अवेयर है, तो आपका स्टेप बराबर पड़ेगा। और आउटिंग के लिए भी आप बाहर जाते हैं कहीं? हाँ, हम लोग साल में 3 शिविर करते हैं। एक महाबलेश्वर में करते हैं, एक माथेरान लोनावाला करते हैं और एक तिथल में करते हैं। उसमें हमारा काफ़ी ग्रुप के लोग आते हैं। और बाकी आउटिंग में भी हम लोग जाते हैं कि जैसे अभी हम लोग गए थे कृष्णमूर्ति स्टडी सेंटर में, जो इधर बहुत ही अच्छी जगह है सह्याद्री के पास, तो वहाँ गए थे। ऐसा हम लोग कभी कभी आउटिंग में जाते हैं। वो टाइम भी हम लोग आउटिंग में किस तरह सब प्रोसेस में अवेयर रहे उसकी कोशिश करते हैं। ये वही जगह है जहाँ पर ओशो भी गए थे और उन्होंने भी प्रवचन दिए थे? ऐसी जगह पे भी जाते हैं, लेकिन ऐसी भी जगह है जहाँ ओशो नहीं गए थे। अच्छा। लेकिन कृष्णमूर्ति गए हुए थे। ओह, क्योंकि वो जगह भी बहुत चार्ज है। और कृष्णमूर्ति के काफ़ी ऐसे स्टडी सेंटर है इंडिया में कि आई डोंट नो व्हाई पीपल आर नॉट टेकिंग एडवांटेज। वंडरफुल प्लेस एंड सो चीप एंड सो इंटरेस्टिंग। फॉर एग्जाम्पल कहाँ पर है? अभी एक है इधर तलेगांव जाते हुए रास्ते में सह्याद्री करके आता है। अच्छा। तलेगांव से आगे जाते हैं तो राजगुरु नगर से एक रास्ता का फाटा होता है। राजगुरु से मेरे ख्याल से वो भीमाशंकर जाता हुआ रास्ता बीच में आता है। ओके। वो सह्याद्री में वंडरफुल सिस्टम है। उसमें कम से कम 12 कॉटेज है। अच्छा। वो कॉटेज में आपको रहने का है, खाना पीना सब मिल जाता है। अच्छा। लाइब्रेरी है और मेडिटेशन हॉल भी है। और वहाँ बैठ के स्टडी कर सकते हैं। ओके। और ध्यान कर सकते हैं। और दैट इज वेरी चीप ऑल्सो। पर डे दे आर चार्जिंग ओनली 300 रुपीज गुड पर पर्सन। गुड।